देखिए, आज की क्लास में मैं आपको पहले म्यूटेशन के छोटे-छोटे टाइप्स बताने जा रही हूँ। बहुत आसान है, इसको जैसा इसका नेम है वैसा ही यहाँ पे आपको इसकी वर्किंग समझनी है। इसकी वर्किंग को समझने में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बहुत आसान है, ठीक है? अब पहली चीज़, सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको यहाँ पे समझना है, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आप लोगों को समझा रखा है या कई क्लासेस में। आगे भी मैं एक्सप्लेन करूँगी, आगे भी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चलेगा या फिर कुछ और बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर्स आएंगे, वहाँ पे हमेशा इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस के केस में कुछ न्यूज़ में आप लोग देख रहे होंगे कि इसका पीसीआर करके देखा जा रहा है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब कि अगर कहीं न कहीं वो वायरस किसी जेनेटिक मटेरियल के ऊपर कुछ इफेक्ट डालता है तो उसको पीसीआर से कैच किया जा सकता है। पीसीआर शॉर्ट में आपको समझाऊँ, क्योंकि अभी मैं बायोटेक तो आपको पढ़ा नहीं रही। ये जो यहाँ पे आपको नाइट्रोजनस बेसिस नज़र आ रहे हैं, तो इन नाइट्रोजनस बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस, इनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस बोलते हैं, ठीक है? इनको बनवा के देखा जाता है और वो ऐसा बनाया जाता है जो विजिबल होता है, हम लोग उसको इजीली देख सकते हैं, ठीक है? और उसको एनालाइज करना कि आखिर उसमें क्या चेंजेस वो लेके आ रहा है, जो ये कोरोना वायरस है उसकी स्टडी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है? तो यहाँ देखिए, अब ये यूनिवर्सल रूल है कि G ऑलवेज बाइंड्स विद C, A ऑलवेज बाइंड्स विद T, ये मैंने लिख भी दिया था पिछली क्लास में। G ऑलवेज बाइंड्स विद C, यानी एडेनिन थाइमिन और साइटोसिन गुआनिन, ठीक है? ये हमेशा चलता रहेगा। थाइमिन की बॉन्डिंग हमेशा किसके साथ होगी? एडेनिन के साथ होगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो बातें जो है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है आपके लिए, ठीक है? और साइटोसिन की जो बाइंडिंग है वो हमेशा किसके साथ होगी? गुआनिन के साथ होगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक टाइप जो आपको बताया जा रहा है, दैट इज इंसर्शन। इंसर्ट का क्या मतलब होता है? इंसर्ट का मतलब है कि कहीं किसी चीज के अंदर किसी चीज को आप क्या कर रहे हैं, वहां पे आप इनकॉर्पोरेट करा रहे हैं किसी चीज को, ठीक है? उसको हम लोग इंसर्शन बोलते हैं। इंसर्ट का मतलब हर बच्चे को पता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसर्शन बोलते हैं, ठीक है? दूसरा जो टाइप है हम लोगों के पास वहां पे, वो है सब्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक? अब ये सब्स्टिट्यूशन जो है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी चीज के बदले में अगर आप किसी चीज को ऐड कर रहे हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे सेकंड टाइप है आपके पास, और थर्ड टाइप इज डिलीशन। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा होगा कि नहीं हमें कहीं पे समझने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसके एग्जाम्पल के साथ जो चीजें हैं और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है इस कंडीशन में, इस स्टेज में आपको ये 10 बेसिस बता रहा है, ठीक है? कितने बेसिस बता रहा है ये आपको? 10 बेसिस बता रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ये जो 10 बेसिस आपको शो किए जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे म्यूटेशन के टाइप्स देख रहे हैं हम लोग, ठीक है? जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट थिंग जो है दैट इज इंसर्शन टाइप है, इसका क्या है? टाइप है। दूसरा टाइप क्या है? सब्स्टिट्यूशन है। और तीसरा टाइप यहाँ पे क्या है? डिलीशन है। बहुत आसान है, बहुत इजी है। मैंने पहले ही बोला, जब हम किसी चीज को सोच के चलते हैं कि बहुत आसान है, बहुत इजी है, तो आगे वो आपको इजी ही लगता है, ठीक है? देखिए, समझाना मेरा काम है, मैं समझा रही हूँ आपको। और यहाँ पे मैंने आपको समझा रखा है कि अगर मैं फिर से बताऊं इसको, अगर मैं रिपीट करूं, तो यहाँ पे मैंने आपको ये बात समझाई है कि आप यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को देखना स्टार्ट करते हैं, इसको स्टार्ट, तो अच्छा, हाँ, स्क्रीन शेयर नाउ करना। अब है, ठीक है ना? है ना? अब हो गया स्क्रीन शेयर ऑन, दिख रहा है? अच्छा, और बोल दिया, नहीं तो मैं तो ध्यान ही नहीं दे रही थी। मैंने अभी स्टार्ट किया ना दोबारा से, तो मुझे लगा पहले वाला।
तो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं किसका, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या होता है, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, सडन चेंज इन डीएनए, यानी रातों रात डीएनए के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ भी चेंज हो जाए। अब जैसे कैसे, फिर से मैं वही एग्जांपल दूंगी। अभी जो दूसरे फेज का जो कोरोना वायरस आया है, क्या बोल रहे हैं उसके बारे में न्यूज में सुना है आप लोगों ने? कहते हैं ये डबल म्यूटेंट है। डबल म्यूटेंट का क्या मतलब है, म्यूटेशन वर्ड है वहां पे। कहते हैं ये डबल म्यूटेंट है, मतलब कि जो टाइप 1 था, अगर मैं ऐसे समझाऊं इसको रफ वर्ड करके, कहते हैं कि जो टाइप 1 था वायरस का, ठीक है, दूसरी बात बोलते हैं कि वायरस जो टाइप 2 था, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया है, आपस में मिल के और एक दूसरे को मिल के यहाँ पे क्या किया है, अपना अपना म्यूटेशन कर लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ, एक नई वैरायटी और नया स्ट्रेन आया है जो पहले वाले की कंपैरेटिवली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा ही बता रहे हैं अभी फिलहाल। तो एक एग्जांपल दिया मैंने आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए, इंसर्शन का मतलब है कि आप इन बेसेस के बीच में किसी चीज को डाल रहे हैं, ठीक है। अब कैसे समझे हम लोग इसको, ऐसे देखिए, अगर आपको यहाँ पे जी का कॉम्प्लीमेंट्री बेस लाने को बोला जाए तो आप क्या लेके आएंगे, सी लाएंगे, यस और नो? ग्वानिन की पेयरिंग किसके साथ होती है, सी के साथ होती है। ये देखिए, ग्वानिन के साथ क्या है, सी है। एडेनिन के लिए आप क्या लेके आइएगा, थायमिन, दिस वन इज थायमिन, ठीक है। इस गुआनिन के लिए आप क्या लेके आइएगा, साइटोसिन, यहाँ पे देखिए साइटोसिन है। एडेनिन के लिए क्या लाना है, यहाँ पे थायमिन लाना है। साइटोसिन के लिए क्या लाना है आपको, यहाँ पे गुआनिन लाना है, ठीक है। इस रेड वाले को अभी हम रहने देते हैं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इसके आगे देखते हैं। थायमिन के लिए क्या चाहिए आपको, अगेन एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये तो रख दिया होगा आपको, ठीक है। ये रेड कलर से जो यहाँ पे मार्क किया है, तो यहाँ पे आप जो टाइप कर रहे हैं दैट इज इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है कि आप यहाँ पे कोई चीज जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो इस ए को आपने क्या किया है, बाहर से लाके इन बेसिस के बीच में इंसर्ट किया है। समझाने के लिए बता रही हूँ, ये अचानक से होता है, सडन लगाया जाता है जब कभी भी कोई म्यूटेशन दिखता है। जैसे अभी मैंने आपको वायरस का एग्जांपल बताया, कोई सोच के तो बैठा नहीं था, अचानक से बीच में पता ही नहीं चल रहा था, फिर अचानक से आ गया तो पता चला उसने खुद ही म्यूटेशन कर दिया। अगर ह्यूमन इवोल्यूशन आपको कोई पढ़ाना स्टार्ट करता है तो कितने हजार साल लगे हैं म्यूटेशन को होने में, ठीक है। और ये पिछले साल स्टार्ट ही हुआ, इसने फिर से म्यूटेशन कर लिया रातों रात, मतलब इस कोरोना वायरस में, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे हमेशा। यहाँ पे हमने क्या किया है, इस ए को इंसर्ट किया है। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज इंसर्शन म्यूटेशन, या इसको इंसर्शनल म्यूटेशन भी बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं किसी को। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइप ऑफ इंसर्शनल म्यूटेशन, तो इन केस ऑफ इंसर्शनल म्यूटेशन एन एडिशनल नाइट्रोजनस बेस इज एडेड। अब यहाँ पे ये एक भी ऐड हो सकता है। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे रेड मार्क कर दूं, ए टी टी, तीन आके ऊपर से टपक गए और तीनों आके यहाँ पे ऐड हो गए, तो ये वो इंसर्शनल टाइप कैसा होगा कि फ्रेम आके वहां पे बीच में फिट हो गया। बट यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन के टाइप आपको बताए जा रहे हैं। हर जगह देखिए एक एक पिन पॉइंट में यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, फर्क आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा, इंसर्शन में कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ आया सबको? इंसर्शन में अगर मैं हिंदी में आपको समझाऊं, कुछ नहीं करना है, हमें एक एडिशनल नाइट्रोजनस बेस को लाके इंसर्ट कर देना है, बस यही बात है यहाँ पे। तो जब आप इंसर्शनल म्यूटेशन को देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, तो इंसर्शनल म्यूटेशन में आप क्या देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक लाइन। जब आप लोग यहाँ पे क्या देखना स्टार्ट करते हैं, इंसर्शन म्यूटेशन, बहुत साधारण भाषा में समझा रही हूँ, फिर भी समझ में आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। इंसर्शन म्यूटेशन में आपको यहाँ पे लिखना है, इन दिस केस ऑफ म्यूटेशन, in this case of mutation and additional nitrogenous base, चाहे तो एक एडिशनल नाइट्रोजनस बेस ऐड हो सकता है, और
कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने दिमाग में प्रिंट आउट कर लीजिए इस चीज को कि नहीं एक ही ऐड होगा। और नाइट्रोजनस बेसेस आर एडेड। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इंसर्शन म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। और इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्शन म्यूटेशन, जब आप इसको पहले स्टेटमेंट लिखना है आपको, स्टेटमेंट लिखने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ इस फर्स्ट केस को बनाना है। आप अपने हाथ में 2 कलर रखेंगे, एक से क्या होगा, ये पूरा ब्लैक वाला नाइट्रोजन बेस जाएगा। आपकी मर्जी, आप सेम सीरीज नहीं लिख, मतलब आपको मन नहीं लिखने का। आप क्या कीजिए, यहाँ पे मान लीजिए आप लिख रहे हैं एटीजीसी 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 एटीजीसी, बीच में आपने कोई भी अपनी मर्जी से एक फिट कर दिया, ठीक है। किसी बच्चे को मन की नहीं हमें जीएटीसी 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 लिखने में अच्छा लगा। यहाँ पे रटने वाली कोई चीज नहीं है। कुल मिला के मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोगों को यहाँ पे समझना है, एक बेस हमें बस जोड़ना है, यहाँ पे ऐड करना है, दैट इज इंसर्शन। अब समझ आ गया होगा सबको। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, समझाने के लिए आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपने क्या जोड़ा है, तो ये एरो के पास बता रहा है ये बेचारा कि मैंने यहाँ पे ए को ऐड किया है, तो ए को, और इसने रेड कलर से मार्क भी कर दिया है, तो आप भी वही करेंगे, एटलीस्ट 2 कलर्स का यूज करेंगे ताकि आपको खुद भी एग्जामिनेशन टाइम में पढ़ने में समझ आए कि हाँ आप किस चीज को ऐड कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर दिया है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, समझ आया क्या बोला मैंने, ये आपको ये लाइन लिखनी है, ये स्टेटमेंट इंसर्शन म्यूटेशन में, और इस स्टेटमेंट के नीचे इस केस को, केस 1 यानी इंसर्शन के एग्जाम्पल को आपको लिखना है। पहले इंसर्शन लिखिए, फिर आपको एक एरो देना है, एरो के ऊपर ए मार्क कर देना है, वी आर एडिंग एडेनिन हियर, ठीक है, मतलब ये दिखा रहा है यहाँ पे। आप लिख भी सकते हैं नीचे, वी आर एडिंग एडेनिन हियर, ठीक है। आप नहीं कर रहे ऐसे, तो ये सडनली होता है, समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। फिर आप कोई सा भी अपनी मर्जी से कुछ भी सीक्वेंस उठा के भर दीजिए। हाँ, वैसा नहीं कि उड़ा से लिख दिया किसी ने गलती से, नहीं। डीएनए का है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ एटीजीसी एटीजीसी इन्हीं 4 में से आप जैसे भी जिस तरीके से आप फिल करना फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या करना है आपको, एक जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे पहले 9 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अब कितना हो गया, ये 10 बेसिस हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक तो 9 की बजाय 10 मेंबर हो रहा है यहाँ पे एक फैमिली का, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे कुछ कहीं से कोई इंसर्ट हुआ है जाके, तो जिसकी वजह से ये इंसर्शन हुआ है। तो अब तो मैंने कई लेंथ मतलब कई तरीके से इसको आपको बोल दिया है, तो आपको यहाँ पे मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के बदले में। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, के बदले में, ठीक है। यानी किसी चीज के बदले में अगर हम किसी चीज को ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि ऐसी हम क्लियर, ऐसे तो इसको मतलब इस केस के इंडिपेंडेंट होके इसको बताना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये केस जो है आपको इस केस पे डिपेंड करके सिखाया जा रहा है। कैसे, मैं बताती हूँ, देखिए अब समझिए इसको। फर्स्ट वाला इंसर्शन समझ आया सबको, फर्स्ट केस जो इंसर्शन है यहाँ पे समझ आया सबको, इसमें कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है, ठीक है। चलिए सेकंड केस पे अब हम लोग चलते हैं। सेकेंड केस को जब हम लोग यहाँ पे समझना स्टार्ट करते हैं, दैट इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज के बदले में कुछ आना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब किसी चीज के बदले में कुछ और, ठीक है। तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अब दोनों को कंपेयर करके देखिएगा तो आपको यहाँ पे ये केस जो है वो समझ आ जाएगा, क्योंकि कंपेयर करके ही बनाया है इसने। अगर मैं अलग अलग सिंगल बताऊं आपको समझ नहीं आएगा। आप अपनी कॉपी में अपने लैंग्वेज में इसको समझने के लिए इस तरीके से कर सकते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस क्या है, जी है, जी है, कोई दिक्कत नहीं है। ए है, ए है, कोई दिक्कत नहीं है। जी है, जी है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है। ए है,
और ए है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ दिक्कत आ गई। अब इसको यहाँ पे लिखना था कि ए आया है सी की जगह पे। तो आप जो एरो दीजिएगा ना, तो आप अपने एरो के ऊपर लिखिएगा इस स्टेटमेंट को बनाते हुए। स्टेटमेंट क्या लिखना, शॉर्ट में, इन शॉर्ट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है कि C इज रिप्लेस्ड बाय A, यानी साइटोसिन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। यहाँ पे साइटोसिन को कौन रिप्लेस करने का काम कर रहा है, एडेनिन जो है वो रिप्लेस करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको लिख देना, ये सब्स्टिट्यूशन है, मतलब कि यहाँ पे C आना चाहिए था, बट C की बजाय यहाँ पे क्या आ गया है, A आ गया है, ठीक है। तो ये कौन सा केस हो गया आपका, ये सब्स्टिट्यूशन का केस है, ठीक है। कई बच्चे इसको क्या करते हैं, ये तो इंवर्शन वाले के साथ इसने लगे हाथ समझा दिया ना। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इतने पेज में करते हैं, मैं सिखा देती हूँ आपको लिखा कैसे जाता है। पहले आपने यहाँ पे 9 बेसिस दिखाया है, ठीक है। फिर आपने क्या किया है कि जिसकी जगह पे आपने क्या किया, यहाँ पे चेंज किया है। अब जैसे यहाँ पे जी है आपके पास, यहाँ पे ए है आपके पास, जी है, ए है, ठीक है। और सी की बजाय ये क्या लेके जा रहा है, यहाँ पे सी की बजाय अगर आप देखना स्टार्ट कीजिए, कहीं से भी घुमा के ले जाए, बात वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, ए जा रहा है। तो यहाँ पे सी का सब्स्टिट्यूशन क्या है, ए है, यानी सी के बदले में, साइटोसिन के बदले में यहाँ पे एडेनिन आया है। तो सब्स्टिट्यूशन में आपको क्या करना है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को आपको बनाना है। ये सब मैं एक बार क्लियर करूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ ताकि आपको बनाने में बने में फिर से समझा देंगे इसको, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन में क्या है, यहाँ पे इसको जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पे एक नाइट्रोजनस बेस की बजाय सी को हटा के यहाँ पे ए आया है। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको भी कोई जिस कलर से आप ए को रिप्रेजेंट करेंगे उसी कलर से आपको सी को रिप्रेजेंट करना है। पता तो चले, अब इसको देख के कहाँ पता चल रहा है इसमें किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ध्यान से टीचर को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बताना है उसको, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जब आपने किया है तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना के दिखा देते हैं। आपको ये तो बहुत अच्छे से पता है, G binds with C, adenine binds with thymine, guanine binds with cytosine, adenine binds with thymine, मतलब कुल मिला के जहाँ एडेनिन आएगा वहाँ थाइमिन आएगा, जहाँ साइटोसिन आएगा वहाँ गुआनिन आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत किसी को, सब्स्टिट्यूशन का जो टाइप है ये भी आसानी है। तो अगर आपको सब्स्टिट्यूशन का टाइप लिखना है, ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक लाइन जिसके नीचे आपको बनाना है। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, अगर आप सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए केस ऑफ म्यूटेशन वन नाइट्रोजिनस बेस इज रिप्लेस्ड बाय, इससे ज्यादा भी हो सकता है, एक का लिख रही हूँ मैं तो यूज करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिस केस ऑफ म्यूटेशन वन नाइट्रोजिनस बेस इज, सब्स्टिट्यूशन लिखा है तो वही लिख लीजिए, सब्स्टिट्यूटेड बाय या रिप्लेस्ड लिख लीजिए, और replaced by another nitrogenous base। जो आपने किसका टाइप देखा था, याद आया कुछ आपको, सिकल सेल एनीमिया में यही केस होता है सब्स्टिट्यूशन का। पहले आपको ये लाइन लिखनी है, और इस लाइन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको नोट करना है। ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, बस स्टेटमेंट नहीं बोला जा सकता, रिप्रेजेंटेशन जो है, यानी कि यहाँ से लेके ये सब तो रहेगा, ये दिखा रहा है ये,
एरो के ऊपर चुपचाप आपको एक काम करना है, लिख लेना है छोटा सा यहाँ पे, सी इज सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय ए। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं इसकी वजह और आसान करने के लिए। ठीक है, तो इसको आपको नोट करना है एज इट इज। मेरी क्लास ओवर होते के साथ मुझे क्लास वर्क की कॉपी की फोटो सेंड कर दीजिएगा ताकि मुझे समझ आए, आपको कहीं लिखने में समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, इसको फटाफट नोट कीजिए। अगर हो जाए तो कोई भी मुझे रिप्लाई करेंगे उधर से, फिर मैं नेक्स्ट डिलीशन बता के आगे बढ़ती हूँ। एक ये चैप्टर जो है इसके ऊपर आपका 6, 11, 12 यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल्स और चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये सारे चैप्टर बेस्ड है इसके ऊपर, तभी मैं इसको इतने अच्छे से आपको डिटेलिंग में करा रही हूँ। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको उसी तरीके से करना है इसको। हो गया, रिप्लाई कीजिए उधर से, हो गया होगा अभी तक इतना, ये वाली लाइन। इसके बाद हम लोग डिलीशन पे चलते हैं। देखिए, डिलीशन मतलब डिलीट होना, डिलीशन मतलब डिलीट होना, डिलीट मतलब गायब होना। ठीक है, अब आप जब डिलीशन को बनाएंगे अपनी कॉपी में, तो आपको इस केस को उठा के यहाँ पे पूरा लिखना है। ये बेचारा क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम सेव कर रहा है अपना। इसने क्या किया है, एरो सीधा यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, और ये जो मैंने ब्लू डॉट ऑलरेडी दे रखा है, इसको बोल रहा है, ये वाला सी वाला है ना, इस बेचारे को हवा में भेज दिया इधर। ये बता रहा है कि ये जो सी है ना, यहाँ से खिसक गया, निकल लिया, यहाँ से डिलीट हो गया है। ठीक है, जानबूझ के इसने क्या किया, यहाँ पे डैश दे दिया है। तो जब ये गया तो ऑब्वियस है कि ये जो बेसिस जो यहाँ पे 9 बेसिस थे, 9 से यहाँ पे 8 हो गया। देखिए 8 बेसिस हो गए यहाँ पे, कॉमन सेंस है। यहाँ पे बेसिस कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, डिलीशन को लिखते वक्त आपको, जब मैं नोट करने को बोलूंगी तो इसको पूरा आपको यहाँ लिखना है और इस एरो को सीधे लेके चलना है आपको। ठीक है, और साइटोसिन इज डिलीटेड एरो के ऊपर आपको लिख लेना है और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेना है। बहुत आसान है, आपको डिलीशन म्यूटेशन में लिख देती हूँ। डिलीशन म्यूटेशन इसमें लिखिए in this type of mutation, in this type of mutation, one nitrogenous base is deleted, डिलीट हो गया, किसी तरीके से गायब हो गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीशन म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा होगा। अगर ये सारा, अगर इंसर्शन हम एक से ज्यादा का कर रहे हैं तो फ्रेम शिफ्ट इंसर्शनल म्यूटेशन। अगर सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पे एक से ज्यादा का फेरबदल कर रहे हैं, मतलब 3 के बदले में कुछ और 3 उठ के आ गया वहां पे, दैट इज फ्रेम शिफ्ट सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। फ्रेम मतलब आपको पता ही क्या होता है, और डिलीशन में अगर एक से ज्यादा हो गया यहाँ पे तो फ्रेम शिफ्ट डिलीशन म्यूटेशन। ठीक है, इस तरीके से इनको लिखा जाता है। डिलीशन के नीचे आपको क्या करना है, इसको जो है ना, ये केस जो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है, इसको उठा के आपको पहले यहाँ पे बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, उसके बाद फिर एरो देके आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन पर्पज से मैं बता रही हूँ आपको, इसी तरीके से करना है। ठीक है, हो जाए तो फिर बताइए मुझे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास से अभी तक म्यूटेशन समझाया है। ठीक है,
बेसिक अगर कोई आपसे पूछता है कि इसको समराइज करो या फिर बताओ म्यूटेशन का क्या मतलब है, तो आपको यहाँ पे यही बोलना है कि म्यूटेशन इज द सर्टेन चेंज इन डीएनए। ठीक है, अगर हमने कभी ग्रेजुअल लगा दिया इसमें तो क्या होगा, मतलब कि बहुत सिस्टमेटिक वे में हो, बहुत अच्छे से हो, बहुत प्लानिंग के साथ हो, तब वो इवोल्यूशन हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन है। ठीक है, यहाँ पे एनसीईआरटी को भी जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे आपने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे नीट एग्जाम के कि किसी चीज को पूछा गया और उसके नीचे 4 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो वो स्टेटमेंट यहाँ से उठाया जाता है, एनसीईआरटी से उठाया जाता है। ठीक है, काफी क्वेश्चंस में आपने भी देखा होगा, जैसे पूछ लिया गया व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय द टर्म म्यूटेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट म्यूटेशन। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो 4 आते हैं उसके नीचे, वो स्टेटमेंट यहाँ से उठाए जाते हैं। तो व्हाट इज म्यूटेशन? म्यूटेशन इज अ फिनोमेना व्हिच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन है। क्या कर दिया आपने? ऑल्टरेशन करा दिया। क्या करा दिया आपने? डीएनए सीक्वेंसेस का ऑल्टरेशन करा दिया आपने। ये देखिए ना, अब यहाँ पे सीक्वेंस ऐसा था, ये ए बेचारा नहीं था पहले। ठीक है, तो आपने उसमें क्या किया, ए इंसर्ट कर दिया तो सीक्वेंस बदल गया, यहाँ पे इसकी रूपरेखा बदल गई। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या है, यहाँ पे जहाँ क्या होना चाहिए था, जहाँ सी होना चाहिए था, सी की बजाय क्या हो गया, ए आ गया। ठीक है, तो आप ऑल्टरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, आपने फिर यहाँ पे बदल दिया इसको। डिलीशन में क्या हो गया, जो 9 बेसेस थे पहले, 9 में से 8 ही बचे, तो जब आप इसका बेस पेयर भी कीजिएगा तो 8 ही बेस पेयर होगा यहाँ पे, और बेसेस 16 हो जाएंगे, टोटल जो है वो 8 गुना 16। ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे लिखा जा रहा है आपके लिए, दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। कैसे होता है आपने सीख लिया इसके पहले, इससे अच्छा सीखा है आपने और इससे ज्यादा सीखा है। ठीक है, एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। अब ये जो लाइन है ना, ये मास्टर लाइन है, और इसको समझने के लिए मैंने आपको पिछली क्लास में सिकल सेल अनीमिया बताया था, जहां पे आपने देखा किसका, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जहां पे एक पिन पॉइंट का अगर आप चेंज करते हैं, पॉइंट म्यूटेशन अगर आप करते हैं, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है, देखा था आपने वहां पे। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ऐसा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाँ चलो ठीक है, हमने कराया ऑल्टरेशन, हमारी मर्जी, हम इधर कराएंगे, हम यहाँ इंसर्शन कराएंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ गायब भी कर दिया, डिलीट ही कर दिया, तो क्या होगा? क्या होगा? जीनोटाइप तो चेंज होगा ही होगा। जीनोटाइप का मतलब जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन, और फिनोटाइप का मतलब जीनोटाइप के में चेंज होने की वजह से जो बाहर से जो गुण एक्सप्रेस हो रहे हैं, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसको हम लोग फिनोटाइप बोल रहे हैं। इसी को ये अपनी भाषा में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है कि जब आप जीनोटाइप में चेंज कीजिएगा तो उस ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप पे भी फर्क पड़ेगा। जो बार बार न्यूज चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस के जीनोटाइप को रीड करने की, स्टडी करने की पढ़ाई की जा रही है, समझा जा रहा है उसको, भाई चल क्या रहा है, कैसे कर रहा है, ये किस तरीके से डिजीज कॉज कर रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग स्ट्रैटेजी है। राजस्थान का एक डॉक्टर क्या है, वो कह रहा है ऐसा हमने देखा है, ऐसा इसने किया है चेंज की, एक लेडी मॉर्निंग में आई और शाम होते होते उसकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो 60% हो गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो है अपनी बॉडी में वो फेस करना पड़ा। तो जो कैंसर, इतने हॉरिबल जो डिजीजेज है, उसका तो स्टेज होता है, एड्स का तो स्टेज होता है। ठीक है, मतलब ऐसा ये क्या करता है कि जिसकी वजह से इतना सीवियर अचानक से चेंज आता है बॉडी में। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, बट कितना खतरनाक म्यूटेशन, आप सोच के देखिए। यहाँ पे क्या है, ये म्यूटेशन ही हो रहा है। वो भी जो आप न्यूज में सुन रहे हैं ना, डबल म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, डबल म्यूटेंट, सुना है ना, सबने सुना होगा आप लोगों ने। ठीक है, जब आप बायो के स्टूडेंट है तो थोड़ा और भी आपको इंटरेस्ट आता होगा उसको सुनने में, नहीं तो आगे आ जाएगा। जब जब म्यूटेशन पढ़ लीजिएगा तो आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में। ठीक है, अब समझ भी आएगा। तो म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए। देखिए कितनी मास्टर कॉपीज दिख रहा है यहाँ। ऑब्वियस है, जब आप सॉफ्ट कॉपी में चेंज कर दीजिएगा। मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको बोला कि देखो इस पेज का ना मेरे लिए प्रिंट आउट निकाल के लाओ। प्रिंट आउट का मतलब हार्ड कॉपी निकालना है, लेकिन प्रिंट आउट निकालने के पहले कोई बच्चा इसमें से सारे मिस्टेक्स और एरर इन कर दे, कहीं कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ भी मिस्टेक है, यहाँ भी, तो हार्ड कॉपी तो वही निकलेगी ना। ठीक है, तो जब आप म्यूटेशन करा ही रहे हैं, म्यूटेशन कराने के बाद जब इस तरीके से आप चेंज कर ही रहे हैं,
तो ये क्या करेगा, वेरिएशन को तो लीड करेगा ही करेगा, आगे जाके तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। तो म्यूटेशन का एक यहाँ पे सिग्निफिकेंस भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं बोल सकते फायदा है, सिर्फ फायदा ही थोड़ी करता है, नुकसान भी तो कर ही रहा है ये, ठीक है। तो म्यूटेशन जो है, अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ हुआ या कराया गया किसी तरीके से, ठीक है, तो ये क्या करेगा, डीएनए में भी वेरिएशन करेगा, क्योंकि इसको पता है कि बच्चे अभी चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 6 आगे है, तो इस वजह से ये बोल रहा है, एज यू विल लर्न इन चैप्टर 6 वन डीएनए हेलिक्स रन्स कंटिन्यूअसली from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore, loss, deletions और gain लिख दिया ना यहाँ पे, ये बता नहीं रहा है, बट आपको मैंने समझा दिया इसको बोलने के पहले। ये देखिए, लॉस हुआ था लास्ट वाला, तो क्या हो गया था, डिलीशन हुआ था। ऊपर में सबसे ऊपर ऐड किया था तो क्या हो गया था, इंसर्शन हो गया था, ठीक है। ऑफ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन ऑल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स since genes are known to be located on chromosomes. Alteration in chromosomes results in abnormalities or aberrations. Chromosomal aberrations are commonly observed in cancerous cells, जो है उसमें भी देखा जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है। आगे देखिए, वहां दिखता ही आपको कैंसरस सेल्स में दिखता है। आगे जब हम लोग देखा, सारी लाइन सब आपको इसकी समझ आ रही होगी क्योंकि आपने समझा हुआ इसके पहले। In addition to the above, mutation also arise due to change in a single base pair of DNA. दिख रहा नहीं है, सिकल सेल एनीमिया की तरफ इशारा कर रहा है। म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम आप थोक के भाव में बंच में कराइएगा तभी होगा, एक पिन पॉइंट में सिंगल बेस पेयर में भी अगर आप चेंज कीजिएगा, उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है फिनोटाइप में चेंज, और जिसको हम लोग पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। So what do you understand by the term point mutation? Change in a single base pair of DNA. देखिए ना, यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया, what do you understand by point mutation? और यहीं पे आपका क्या है, इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। Change in a single base pair of DNA is known as point mutation. कितना आसान होगा। क्लासिकल एग्जाम्पल बोल रहा है, जो बच्चों को परंपरागत तरीके से जब से टीचर्स पढ़ाई करा रहे हैं, मुझे लगता है कि दुनिया में पूरे वर्ल्ड वाइड अगर कोई टीचर बैठा बैठा पॉइंट म्यूटेशन किसी बच्ची को समझाना चाहे ना, वो टीचर सबसे पहले सिकल सेल अनीमिया ही समझाता है बच्चे को। आसान भी है, समझा जाए तो आसान तो है ही है, ठीक है। Deletions and insertions of base pairs of DNA causes frame shift mutation. See chapter 6. छठे चैप्टर में जब हम लोग आगे जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब एक स्टेटमेंट लिखा, राम हैज रेड कैप, ऐसे से करके अब तीन 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 तीन, राम हैज रेड कैप, ठीक है। तो बीच में से एक रेड गायब करना समझाने के लिए वो बताता है वहां पे कि आपने अचानक से तीनों बेसेस गायब कर दिए, तो वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, ठीक है। आगे देखिए, the mutation, the mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion. ये जो डिस्कशन आज तक तो किसी के पल्ले पड़ ही नहीं रहा, ये तो बहुत पुरानी चीज है, ये तो बहुत पुरानी किताब है, 2006 के पहले के प्रिंट है ये, ठीक है। बाद में आए हैं नए नए एडिशन, थोड़ा बहुत कोई थैलेसीमिया ऐड करके चला गया, और डेंगू बहुत ज्यादा फैला, कोई डेंगू ऐड करके चला गया। एडिशन हर कोई करता है, लेकिन पुरानी जो जहां जहां पे जो चीजें ऐड है ना, उसमें कोई यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं करके जाता है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये बोल रहा है, समझिए इस बात को, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन। डिस्कशन करते करते तो सारे न्यूज चैनल वाले, सारे साइंटिस्ट, सारे रिसर्चर सब थक गए म्यूटेशन के ऊपर, आज तक उनको पता ही नहीं चल रहा कि कैसे म्यूटेशन किया है उसने, ठीक है। तो वही कह रहा है कि बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन, कि हम जितनी इसकी चर्चा करें वो कम है, मतलब कि हम डिस्कशन किए जा रहे हैं कि कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि मैंने ईच एंड एवरीथिंग म्यूटेशन के बारे में इस किताब में लिख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। At this level, however, there are many chemical and physical factors that induce mutations. बहुत सारे ऐसे केमिकल होते हैं, फैक्टर होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करने का काम करते हैं। These are referred to as mutagens. क्या बोलते हैं हम लोग उसको, म्यूटाजेंस बोलते हैं। क्या है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे what do you understand by mutagens, gens आपको पहले ही समझ आ रहा होगा यहाँ पे कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ। तो ये क्या है, कुछ नहीं है, म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट्स आर
नोन एज म्यूटाजेंस, हिंदी में अगर मैं बोलूं, ऐसे सारे फैक्टर्स, ऐसे सारे एजेंट जिसकी वजह से म्यूटेशन हो सकता है और जो म्यूटेशन कराने का काम करते हैं, इनको हम लोग म्यूटाजेंस बोलते हैं। आसान हो गया, ठीक है। तो मैंने वही यहाँ पे लिखा है म्यूटाजेंस। अब क्या है ये म्यूटेशन? यूवी रेडिएशन जो है ना, ये बहुत थोक के भाव में क्या करता है, म्यूटेशन करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं, इसको सबसे ज्यादा पकड़ा गया है म्यूटेशन कराते हुए, ठीक है। कैन कॉज म्यूटेशंस इन ऑर्गेनिजम्स, इट इज अ म्यूटाजेन। भाई कराएगा म्यूटेशन, तो ये क्या हो गया, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ म्यूटाजेन। आप सोचिएगा पता नहीं क्या दे दिया मैडम। कुछ नहीं करना, आपको यूवी रेडिएशन लिख देना है। आप लिखिए यूवी रेडिएशन सम स्पेसिफिक केमिकल्स, हमें नहीं पता कौन सा केमिकल है। कई बार तो अब तो कहाँ से आया कोरोना वायरस, किधर से म्यूटेशन किया, अब ये साइंटिस्ट को तो पता ही नहीं चल रहा। हम लोग कहाँ से घर में बैठे बैठे पता करें, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सर्टेन स्पेसिफिक केमिकल हो सकता है, कोई फैक्टर हो सकता है, यूवी रेडिएशन हो सकता है, जिसकी वजह से उसके अंदर म्यूटेशन हो सकता है, दैट इज म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट की जो बहुत ज्यादा डिटेलिंग है वो मैं आपको चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कराऊंगी। अभी जब आपने इसको समझा तो आपके लिए आसान हो गया ना, ये आपकी किताब में जैसे इसने एक बीच में एक लाइन इंसर्ट कर दी। इंसर्शनल म्यूटेशन भी होता है, सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, डिलीशन भी हो सकता है। तो आपने उसको यहाँ से पहले से समझ रखा था, तो आपको अब ये पैरा इजी लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप में से किसी को कोई डाउट नहीं हो तो मैं आगे चलती हूँ पेडिग्री एनालिसिस पे, फिर मैं आपको सिखाऊंगी पेडिग्री एनालिसिस कैसे होता है, क्यों होता है, इसका भी सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे आगे जाके कि कैसे कैसे किस तरीके से होता है, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस को सबसे अच्छा समझने के लिए, ठीक है, पहले इसके सिंबल्स को सीखा जाता है, बहुत आसान है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नोटिस करा होगा कि आपको कोई क्या किया जाए इस तरीके से, ऐसे देखा होगा आपने, ऐसे जैसे सिगरेट बना के यहाँ से स्मोक निकलता हुआ, और एक सर्कल करके अगर इसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है, तो आप बोलते हैं ना कि अच्छा इसको देख के हम समझ गए कि ये क्या है, नो स्मोकिंग जोन है ना। सिंबल्स का कई बार यूज किया जाता है। तो कई बार क्या होता है, हम लोग अपनी मेहनत को बचाने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अगर कोई बीमारी है, कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, कोई फैक्टर है, कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर हम कहीं पे ये स्क्वायर बनाते हैं, तो स्क्वायर का मतलब है कि आप मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस कुछ नहीं है, कितना आसान है। स्क्वायर बना दिया आपने तो इसका मतलब है कि आप मेल बना रहे हैं, ठीक है। अगर इसी स्क्वायर को आप क्या करेंगे, ऐसे आप कॉपी में एग्जाम में जब आप जाइएगा तो एग्जामिनेशन की शीट में थोड़ी हम लोग बैठ के कलर भरते रहते, नहीं। बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में, अगर आपने ब्लू पेन उठाया और ये खाली बॉक्स यूं बना हुआ है, दैट मीन्स कि आप नॉर्मल मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप उसी को ले जाके एग्जाम में और क्या कीजिए, ऐसे 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 ब्लू पेन लेके और सबको आप कलर करने का काम कर दीजिए, ठीक है। दैट मीन्स कि आप इस मेल को दिखा रहे हैं कि ये मेल कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया, इसको कोई ना कोई डिसऑर्डर है, ठीक है। सर्कल है, नॉर्मल मेल है, सॉरी फीमेल है, और अगर आपने उसी को कलर कर दिया, दैट मीन्स कि उस फीमेल को क्या है, डिसऑर्डर है। और अगर आपने ऐसे इसको घुमा के ऐसे टिल्ट करके बना दिया ना यूं, तो इसका मतलब उसका सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 यहाँ तक तो आपको समझ आए। और इन्हीं सब को जब कलर कर दिया जाता है तो दैट मीन्स कि ये सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो अफेक्टेड है, ठीक है। अगली बात, एक मेल है, एक फीमेल है, उसको जब आप एक ऐसे स्ट्रेट लाइन से जब जोड़ते हैं तो दैट मीन्स कि उसके बीच में आप मेटिंग मतलब मैरिज को शो करना है, ठीक है। अगर आपने डबल लाइन डाल दी उसके अंदर, अगर आपने क्या किया, डबल लाइन, जैसे कई बार होता है ना कि बहुत डिस्टेंस नहीं है, रिलेटिव्स है, ठीक है। और वैसे
मीटिंग और मैरिजेस को जब आपको दिखाना होता है तो आप डबल लाइन वहाँ पे शो करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, अगर आप अब इस लाइन को समझिए, उस चार्ट के थ्रू मैं आपको और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगी। अब कहानी मैं बोल रही हूँ उसको सुनिए। ये मेल है, ये एक फीमेल है, सिंगल लाइन डाला मतलब कि मैरिज हो गई उनकी, नीचे ऐसे एरो डाल के, और यहाँ पे हम लोग इधर से काउंट करना, लेफ्ट टू राइट काउंट करना स्टार्ट करते हैं, नॉट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, याद रखिएगा। हम राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे काउंट करते हैं, इधर से, मतलब इसकी जो फर्स्ट चाइल्ड है वो फीमेल है और इसका जो सेकंड चाइल्ड है दैट इज मेल। कितना आसान है, ठीक है। आगे एक और केस हम लोग दिखा रहे हैं। ये फादर है, ये मदर है, ये इसका एक सन है, नॉट डॉटर, पता है आपको सन है, जिस बेचारे को कोई ना कोई डिसऑर्डर अफेक्टेड है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए मेल है किसी के, और मेल यहाँ पे लगातार 4 बचे हैं, तो 4 बार बनाने की बजाय अगर आप एक ऐसे स्क्वायर बना के अंदर में 4 डाल दीजिएगा तो वो भी सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। वही यहाँ पे बता रहा है कि ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि आपने अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग जो है यहाँ पे, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो बताया कि अफेक्टेड है और नहीं अफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन ये क्या ड्रामा है, हाफ हाफ, 50-50 की क्या प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा, सही है। हाँ चलिए, अभी फिर ये देखिए। हाँ, तो इस, ये मैं यहाँ पे आपको कलर ब्लाइंडनेस का केस जो है वो शो करूँगी। ये देखिए, ये क्या है, अच्छा ड्रॉ वाले पे करने के लिए ऐसा मिनिमाइज हो जाता है। इधर देखिए, ये सिंबल किसका है, मेल का है, और ये सिंबल किसका, फीमेल का है। लेकिन यहाँ आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा ये, कि यहाँ पे ये क्या ड्रामा चल रहा है कि एक, ये जो है येलो कलर का चल रहा है और यहाँ पे इसको ब्रिक कलर बोला जा सकता है, और ये हाफ हाफ 50-50 का क्या ड्रामा है, ये नहीं समझ आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये कलर ब्लाइंडनेस का केस है, इसका केस है कलर ब्लाइंडनेस का है, ठीक है। और एक चीज देखिए, आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनने के पहले भी आपने कभी नहीं सुना होगा ना कि कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट किसी फीमेल का किया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जो है वो हमेशा मेल्स का किया जाता है। इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको तब सिखाऊंगी जब मैं आपको यहाँ पे आगे जाके कलर ब्लाइंडनेस का मेंडेलियन डिसऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, और यहाँ पे मैं आपको कलर ब्लाइंडनेस जब सिखाना स्टार्ट करूंगी तो आपको और अच्छे तरीके से ये बात समझ आ जाएगी। हालांकि एक छोटी सी बात मैं जरूर मार्क कर सकती हूँ यहाँ पे, कि ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। अगर कोई आपसे पूछे क्या मतलब है, तो ये जो डिसऑर्डर है ये जेंडर को पहचान के पकड़ के उसको अफेक्ट करता है, तो ये सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करता है, और फीमेल जो है ओनली 0.4% जो है उतनी ही अफेक्टेड होती है इसके केस में। ऐसा भी नहीं, बहुत कॉमन बीमारी है, बट अगर हो गई किसी को उसमें डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज क्या है, ये मेंडेलियन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। ये सब क्या है, कैसे हो रहा है, इसके ऊपर तो मैं आपको खुद लिख के बताऊंगी, इसको उसके बिना हवा में तो ये हो नहीं सकता, बट हाँ इसके लिए तो डायग्राम से ही होगा, तो मैं आपको ये समझा दूंगी बहुत अच्छी तरह। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे बोलिएगा उसके बाद, ठीक है। देखिए पहली चीज, ये नॉर्मल मेल है, इसको साथ के साथ कॉपी पे बना लीजिए, और अगर आपने ये बॉक्स बनाया है यहाँ पे अगर आप चाहते हैं लिखना तो आप लिख लीजिए ये नॉर्मल मेल है।
ठीक है। हम लोग जब कॉपी में बनाते हैं ना, तो इस फीमेल को हम लोग क्या करते हैं, प्लेन बना देते हैं। प्लेन का मतलब अनअफेक्टेड दिखा देते हैं। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये 50-50 का क्या ड्रामा है, 50% येलो कलर एंड 50% ऑरेंज और ब्रिक जो भी कलर है, 50% ऑरेंज कलर, ठीक है। इसके लिए आप लिखिएगा कैरियर फीमेल। ये बहुत कम टीचर्स बताते हैं। कैरियर फीमेल को ऐसा शो किया जाता है। कैरियर फीमेल का मतलब खुद उसकी बॉडी में आगे जाके अफेक्ट करने वाला जीन बैठा हुआ है, लेकिन वो मजे में है, उसको वो बीमारी कभी नहीं होगी। मरते दम तक वो मर गई, किसी डॉक्टर को भी नहीं पता होगा कि उसके अंदर वो जीन बैठा हुआ है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कैसे पता चलता है फिर? तो ऐसे पता चलता है कि जब उसके जो मेल जो बच्चे हैं ना, जब उसके सन्स होंगे, जो यहाँ पे बच्चे जो होंगे, उसके बेटे जो होंगे, वो सारे अफेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तब जाके अफेक्टेड होने की वजह से क्या होगा, तब पता चलेगा कि अच्छा, मेल बोलेगा भाई मैं तो यहाँ पे नॉर्मल था, इसका मतलब है जीन होगा इसके अंदर। तो ये दोनों मेल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, अफेक्टेड हो जाते हैं। अब विडंबना देखिए आगे चलते। अब ये जो मेल है ये नॉर्मल फीमेल, इस फीमेल बेचारे की कोई गलती नहीं है, इसकी, इस फीमेल की कोई गलती नहीं है, कम्प्लीटली हेल्दी है हर तरीके से, चाहे आप फिनोटिपिकली बात करें चाहे जीनोटिपिकली। बट आगे जाके इसका मेल चाइल्ड का तो खैर है, बहुत गुड लक है। बट ये जो फीमेल चाइल्ड है, ठीक है, ये भी कैसी हो जाती है, इसकी जैसी कैरियर हो जाती है। कैसी हो जाती है ये, इसकी तरह ये भी कैरियर फीमेल हो जाती है। इसको एज इट इज बनाइए पहले। इसका केस अब तो आ ही गया, कलर ब्लाइंडनेस का केस जो है इसको बताने के बाद अब तो आ ही गया खैर आके। हाँ, मेंडेलियन डिसऑर्डर तो स्टार्ट ही हो गया, मैं इसी चीज का वेट कर रही थी। हाँ, अब आ ही गया पेडिग्री एनालिसिस तो इसको बताने के बाद। अब यहाँ पे आगे का मैं एक 5 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगी। ये सिकल सेल एनीमिया तो मेरा समझाया हुआ, एक बार मैं फटाफट रिवाइज कराऊंगी। अब हर एक डिसऑर्डर पे डिस्कशन चलेगा, जितने डिसऑर्डर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो खैर आ ही गया, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी आपका काम क्या है, अभी आपको इसको नोट कर लेना है एज इट इज, बिल्कुल कोई छेड़छाड़ कोई फेरबदल नहीं इसके अंदर, जैसे है वैसे ही एज इट इज आपको प्रिंट करके कॉपी कर लेना है। तो कॉपी कर लीजिए। हो गया होगा सबका, बना लेंगे इसको लगे हाथ साथ के साथ। जेनेटिक्स चैप्टर जो है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बच्चों से पूछिए तो कहते हैं सबसे टफ चैप्टर है। इसकी खूबी ये है, एक बार इसको पढ़ लीजिए, ऐसा पढ़िए कि आप उसको दूसरे को पढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपसे जिंदगी में कभी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर कभी ऐसा नहीं हुआ आज तक कि नीट के एग्जाम ने एक क्वेश्चन ना दिया हो, आया ही आया है। इसके प्रोबेबिलिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हुआ ही नहीं आज तक कभी कि इसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, आता ही आता है। आप किसी भी साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, बोर्ड तो पूछता ही पूछता है, नीट के एग्जाम में भी आता है। तो क्यों ना 2 in 1 आप एक साथ उसको करते चलिए तो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। देखिए, तो इस पेडिग्री एनालिसिस को जब आप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, पहली बात तो एनालिसिस अपने आप में ही डेंजरस वर्ड है। ऑब्जर्वेशन इज अनदर थिंग। ऑब्जर्वेशन का मतलब है बाहर से किसी चीज को देख के उसका गुण बता रहे हैं, उसका फीचर बता रहे हैं, उसका ऑर्डर बता रहे हैं, उसका स्मेल बता रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपको मिलते हैं। बट एनालिसिस की बात जब करी जाती है तो इसका मतलब आप उसमें कंप्लीट क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को जीनोटाइप के लेवल पे जाके आपको देखना। दैट मीन्स कि आप वहां पे एनालिसिस, कभी कोई पेडिग्री ऑब्जर्वेशन नहीं लिखता, पेडिग्री एनालिसिस लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे द आइडिया दैट डिसऑर्डर्स आर इनहेरिटेड हैज बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी of certain characteristic features in families. After the
रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क, पता ही इनके काम को इनके डेथ के बाद दोबारा बाद में रीडिस्कवर करके तब पता लगाया गया था, ठीक है। Rediscovery of Mendel's work, the practice of analyzing inheritance pattern of traits in human beings began, since it is evident that control process that can be performed in pea plant or some other organisms are not possible in case of human beings. अब pea plant वाला केस तो human being में उठ के आएगा नहीं, यहाँ पे तो दूसरे तरीके की चीजें होती है। So study of the family history about inheritance of a particular trait provides an alternative. कुछ ऐसे होते हैं जो अल्टरनेशन में होते हैं। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेट्स इन अ सेवरल जनरेशंस ऑफ फैमिली इज कॉल्ड द पेडिग्री एनालिसिस। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जनरेशन, अब जैसे कैसे, एज फॉर एग्जांपल मैंने आपको इसको दिखाया, ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला जनरेशन था, ये सेकेंड जनरेशन था, ये थर्ड जनरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कैरियर फीमेल है, तो इसको देख के बोला जा सकता है ये तो नॉर्मल है, तो इसको देख के बोला जा सकता है कि ये कहाँ से मिला है इसको, तो इसको अपने पिछले जनरेशन से मिला है। ये बेचारा कैसे अफेक्टेड हुआ था, इसको कहाँ से मिला है, तो इसको इसकी पिछले जनरेशन से मिला है। तो इस फैमिली हिस्ट्री को देख के हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं ना इसका, तो उस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग टूल, लिखा जा रहा है यहाँ पे, सही में टूल है, आगे जाके बहुत सारा हेल्प करेगा ये, which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Some of the important standard symbols used in the pedigree analysis have been shown in figure 5.13. यहाँ पे आपको सारे symbols सिखाए हैं मैंने अभी आपको. As you have studied in this chapter, each and every feature in any organism is controlled by one or the other gene located on the DNA present. एक dominant होता है, दूसरा recessive होता है, जो कि मैंने आपको सिखाया है. DNA is the carrier of genetic information. अब ये तो की लाइन है, यही तो वो डीएनए है जो 9वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब ने भी लिखा है कि डीएनए इज द बेसिक कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही तो करता है। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर विदाउट एनी चेंज और ऑल्टरेशन। However, changes or alteration do take place occasionally. Such an alteration or change in the genetic material is referred as mutation. अब बोल दिया अगर ये कैसे हो जाए, अकेजनली हो जाए, कभी कभी गलती से हो जाए, एक्सीडेंटली हो जाए, सडन हो जाए, तब तो म्यूटेशन बोल देंगे हम लोग उसको, क्या बोलेंगे, म्यूटेशन बोलेंगे। A number of disorders in human beings have been found to be associated with the inheritance of changed or altered genes or chromosomes, ठीक है। अब इस पे हम लोग आगे जाके मेंडेलियन डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। हिंदी में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको, ताकि आपको अगली क्लास में पढ़ने में इसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। हम लोग कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे जो एक रूल रेगुलेशन को फॉलो करेगा। एज फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं वापस से, फिर मैं यही शो कर दूंगा आपको, बहुत आसान है, कलरफुल है और इसको समझा जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या होगा ना, एक रूल रेगुलेशन फॉलो होगा, रूल रेगुलेशन के साथ चलेगा। फीमेल कैरियर के केस में जाएगी भी, बट इसको डिजीज नहीं होगा, नॉर्मल है। अगर अफेक्टेड मेल मिला तो भी जो कैरियर हो रही है वो भी, जो फीमेल हो रही है वो भी कैरियर है, बट वो डिजीज को अपनी बॉडी में रिप्रेजेंट नहीं करेगी। तो ये एक डिसिप्लिन में चलता है, मेंडल्स लॉ को फॉलो करके चलता है। जब मैं पूछती हूँ बच्चों से कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, तो वहां पे बच्चा लिखता ही यही है, द डिसऑर्डर्स व्हिच ओबे एंड फॉलो द मेंडल्स लॉ आर नोन एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। इन सब के भी पेडिग्री चार्ट के साथ साथ पनेट स्क्वायर भी बनाए जाते हैं, और जिससे हम लोग बहुत सारे आगे जाके केस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में लिखने वाला काम हम लोग थोड़ा ज्यादा करेंगे, मतलब कल ट्यूसडे है तो 7 PM ही क्लास होगी। और उसके सिवाय अगर दूसरा, मेरे पास 3 टाइम का स्लॉट है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। चाहे पहले तो शाम वाली ही थी मोस्टली, बट अब मैं देख रही हूँ लॉकडाउन का ही ज्यादा सीन है, तो 2 PM हो सकती है कभी कभी क्लास, अगर मेरी कोई क्लास नहीं हुई थी, और बाकी ऐसे तो होता ही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको आ गया होगा समझ में, बाकी हम लोग कल स्टार्ट करते हैं।